नमस्कार, आप देख रहे हैं टेक्सटाइल टाइम्स। मैं हूं आपके साथ डूंगर सिंह सोडा लेकर हाजिर हूं हमारी खास पेशकश कपड़ा कारोबार की बात डूंगर के साथ। कपड़ा कारोबार की बात में हम आपको ऐसे हुनरबाजों से रूबरू करवाते हैं जिन्होंने कपड़ा इंडस्ट्रीज के लिए, इस कारोबार के लिए कुछ कर दिखाया। आज उनका हुनर, हर व्यापारी उस हुनर को जानना चाहता है, उनसे सीखना चाहता है। ऐसे ही हुनरबाज आज हमारे साथ में हैं विनोद जी अग्रवाल, जो कि मधुप्रिया फैशन प्राइवेट लिमिटेड के ऑनर हैं। विनोद जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे खास कार्यक्रम कपड़ा कारोबार की बात। धन्यवाद, नमस्कार। मैं इनके लिए यही कहूँगा कि परिंदों को मंजिल मिलेगी, यकीनन ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। थैंक यू जी, क्या कहोगे विनोद जी, आपकी ब्रांड मधुप्रिया की शुरुआत कहाँ से हुई, इस जर्नी की शुरुआत कहाँ से हुई? जी, मधुप्रिया फैशन की शुरुआत 2002 में मैंने खुद ने की थी। मैं कॉलेज पास आउट हुआ ही था और शादी के बाद तुरंत मैंने 1 साल बाद में मधुप्रिया फैशन स्टार्ट कर दिया था। 25 फरवरी 2002 को मधुप्रिया फैशन की शुरुआत की थी मैंने। किस प्रकार हुई शुरुआत और कैसे, क्या क्या चीज़ें आपने शुरुआत में की तो आज इस मुकाम पर हुआ? कॉलेज पास करने के बाद में 1-2 साल तक मैं अपने बड़े भाई के पास जाके थोड़ा टाइम बैठा करता था और उनके बिजनेस में उनके साथ हेल्प किया करता था। फिर 2002 में मेरा थोड़ा ज़्यादा ही पहले से स्वावलंबी ज़्यादा था, तो मैंने बोला मैं खुद स्टार्ट करूँगा। मुझे बहुत बड़ी ब्रांड बनानी थी। उस वजह से मैंने 2002 में अपना बिजनेस स्टार्ट किया और आज आप देख रहे हो क्या है क्या नहीं। जी, किस प्रकार विनोद जी देखते हो आप अपनी ब्रांड को? क्योंकि आपने कभी सोचा था कि मैं इतनी बड़ी ब्रांड भी होगी मेरी? क्योंकि उस टाइम जब आप 2002 में आए होंगे तब भी बड़ी बड़ी ब्रांडें थी मार्केट में। जी, 2002 में जब मैं मार्केट से जुड़ा था उस टाइम पे काफ़ी सारी बड़ी ब्रांड्स मार्केट में थी और उन जैसा बनने का सोचा जरूर था, लेकिन उनसे भी बहुत अच्छा कर पाऊंगा ये नहीं सोचा था। ऐसा लगा था कि मैं इसके बराबर चला जाऊं, मैं इसके ऊपर चला जाऊं। मेहनत की, खूब ताकत लगाई, अपने दिमाग की ताकत लगाई, अपने शरीर की ताकत लगाई और सबको आगे पीछे करते हुए हम आज यहाँ तक पहुँच पाए। क्या जैसे कि आज है ना, आज मधुप्रिया एक ब्रांड बन गई मार्केट में, तो किस प्रकार देखते हैं अपनी खुद की ब्रांड को? आप अपने किस प्रकार देखते हैं आप अपनी ब्रांड को मार्केट में और अपने एक व्यापार के इस? देखो, मधुप्रिया ब्रांड शुरू से ही अगर कोई मार्केट में बात करेगा तो हमेशा ये बोलेगा कि इससे ज़्यादा ईमानदार ब्रांड कोई नहीं है। कभी हमारे सप्लायर हो या हमारे ग्राहक हो या हमारे एजेंट्स हो, हम कभी किसी का एक पैसा भी रोकते नहीं है, न किसी का पैसा कुछ काटते हैं। कस्टमर की जितनी जो कमिटमेंट होती है उसको पूरी करते हैं हमेशा। कस्टमर को जो देना है, जो लेना है, न हम देने में कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं न लेने में कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। ये हमारी ब्रांड की सबसे विनोद जी, इतनी ब्रांडें हैं मार्केट में, क्या डिफरेंट करते हो अपनी ब्रांड में आज? क्योंकि मार्केट में आज अनगिनत ब्रांडें होगी, अनगिनत सूरत में कपड़े की दुकानें हैं, लेकिन मधुप्रिया सबसे अलग क्या करता है? क्या अनगिनत कुछ अलग जो सबको भा जाता है? और आज इस मौका देखो, मार्केट में एक जनरल थिंकिंग क्या है, सब लोग एक ही दिशा में चलना चाहते हैं कि एक आगे वाला आदमी ये कर रहा है तो हमको सबको पीछे पीछे उसके आगे बढ़ना है, या वो ये काम कर रहा है, अगर बड़ी ब्रांड ने ये काम किया तो हमको भी ये करना है। जबकि सबको अपना दिमाग लगा के काम करना चाहिए। किसी बड़ी ब्रांड के पीछे नहीं भागना चाहिए कि ये बड़ी ब्रांड काम कर रही है तो, नहीं तो वो उससे आगे तो कभी बढ़ नहीं पाएंगे। जी, तो अपना अच्छे प्लान बनाने चाहिए, अच्छे से प्लानिंग करनी चाहिए, छोटे छोटे प्लान बना के बड़ा प्लान बनाना चाहिए, उसके हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए, नहीं कि किसी को देखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। जी विनोद जी, आज है ना, ब्रांड बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उस ब्रांड को मैनेज करना बहुत बड़ी बात है। जी जी, जरूर मैनेज करना सबसे बड़ी बात है। उसके लिए बहुत संघर्ष लगता है। कैसे मैनेज करते हो फिर? देखो, मैनेज करने में ऐसा होता है कि मतलब कि आपको हर साल क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, हर वक्त अलर्ट रहना पड़ता है। आप सक्सेसफुल तो हो जाते हो, लेकिन सक्सेसफुल होने के बाद में आप कितने टाइम टिकोगे नहीं टिकोगे पता नहीं। आज बहुत सारे खिलाड़ी इसका एग्जाम्पल है, बहुत सारी ब्रांड्स इसका एग्जाम्पल है कि ऊपर लेवल पे गई फिर नीचे चली गई। ग्राफ जो है, ग्राफ अप डाउन। मैंने एक चीज देखा है कि मधुप्रिया पिछले 10 साल से हम लोग देख रहे हैं कि मधुप्रिया का जो ग्राफ है वो डाउन नहीं हुआ है, हमेशा अप रहता है या फिर ऊपर नीचे है ना, उसका ग्राफ कभी नीचे नहीं हुआ। जी जी, ऐसा ही है। तो कारण क्या उसका, उस चीज के? क्योंकि बहुत से लोगों का है ना, बहुत सी ब्रांडें आई, नौकरी छोड़ो व्यापार करो, ठीक है ना, साड़ी में साड़ी, पराग साड़ी, ऐसी कई ब्रांडें आई और कई चली गई जिनका कहीं नाम निशान नहीं है। देखो, हम किसी की बुराई नहीं करेंगे, सब अपनी अपनी जगह पे, ये लोग भी बहुत अच्छे थे, उन्होंने भी अच्छे प्लान किए होंगे, लेकिन अभी का कैसा सिनारियो है, आज का जो मार्केट सेगमेंट कैसा है, बहुत अप्स एंड डाउन वाला सेगमेंट है। तो
पहले का टाइम कैसा, 2002 का टाइम कैसा था कि आप लॉन्ग सोच सकते थे उस टाइम पे कि मैं आने वाले 4 महीनों में क्या करना है, वो सोच सकते थे, और आने वाले 6 महीने, 2 महीने। लेकिन आज का टाइम कैसा है, फैशन इंडस्ट्री है, आज आप 2 महीने से ऊपर का नहीं सोच सकते। अगर आपने मई में माल बेचना है तो मार्च से पहले उसका नहीं सोच सकते, आपको हर 2-2 महीने में बदलाव करने हैं, तभी आप स्टेबल रह पाओगे, मेंटेन रह पाओगे। कैसे विनोद जी आप अपनी ब्रांड के अंदर, जैसे क्योंकि फैशन इंडस्ट्री में जैसे आपने बोला ना अप डाउन तो आते रहते हैं, कौन सा कैटलॉग चल पड़े या कौन सा कैटलॉग फेल हो जाए ये समय तय करता है, ये आगे वाले व्यापारी या आपकी व्यापार की जो जैसे डिमांड होती है वो तय करती है, सीजन तय करती है। तो आप अपनी ब्रांड के अप डाउन को कैसे मैनेज करते हैं? देखो जितनी डिमांड होती है ना उससे उसके सामने उसका परसेंटेज थोड़ा, अगर हम लोग कम प्रोडक्शन करेंगे ना तो वो चीज़ मैनेज हो जाएगी। हम लोग क्या करते हैं, जनरल थिंकिंग क्या है मार्केट की, उसकी 200 करोड़ की सेल है, उसकी 100 करोड़ की सेल है, उसकी 500 करोड़ की सेल है, उस चक्कर में जाते हैं 100 रुपये का माल बिकता है 500 का बना लेते हैं, तो फिर वो लोट में बेचना पड़ता है। उसकी जगह पे हम ऐसा करें कि 100 का प्लान करें, 90 का माल बनाए, 80 का माल बनाए, तो ये सिनेरियो से दूर रहेंगे और नई सीजन में नया माल बना पाएंगे। अगर हमारे पास पुराना माल पड़ा हुआ रहेगा तो हम नया माल बना ही नहीं पाएंगे, हमारी पूंजी उसमें फंसी हुई रहेगी। इसलिए हर टाइम पे हर 2-2 महीने में नया नया प्लान बना के नई नई सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए, न कि वो एक साल लंबा माल बनाया फिर उसको लोट में निकाल दिया, फिर वापस लंबा बनाया फिर वापस लोट में निकाल दिया। ऐसा नहीं होता है बिजनेस में, लोट भी निकलता, सब निकलता है, लेकिन एक लिमिटेड डायरी में होना चाहिए वो चीज़। जी विनोद जी एक चीज़ मैंने नोटिस की है, बहुत सी ब्रांडों के अंदर अपने परिवार के सदस्य या उनके ऐसे विश्वासु सदस्य होते हैं जिनसे ब्रांड बहुत ज़्यादा जल्दी टाइम में ग्रोथ करती है, लेकिन विनोद जी 2002 में अकेले इस मधुप्रिया की शुरुआत की और आज भी अकेले। थैंक यू, कैसे आपको ये जानकारी आपने हासिल की है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो फिर कभी ऐसा लगा नहीं कि भाई सेल ऑफिस, प्रोडक्शन, मील सब कुछ अकेले आपको ही हैंडल करना है? नहीं, मेरे को तो ऐसा लगता है कि हमारे टेक्सटाइल के बिजनेस में एक सिंगल पर्सन काफ़ी है। 3-4-5 लोग रहेंगे तो काम बढ़ सकता है, बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, लेकिन एक सिंगल भी चाहे तो बहुत ज़्यादा काम बढ़ा सकता है, ऐसा नहीं कि बढ़ा सकता है। तो जैसे मैं अकेला ही हूँ, शुरू से अकेला हूँ, जैसे आपने बोला शुरू से सिंगल पर्सन ही रहा हूँ, तो इसके लिए आपके पास इतनी सारी टीम रहती है, उनके साथ आप अगर अपने प्लान एग्जीक्यूट करोगे, उनका प्लान समझाओगे, प्लान के साथ जोड़ के उनको चलोगे, तो वो आपके साथ में आपके हाथ से हाथ मिला के चलेंगे, वो आपके साथ में काम करेंगे। और वो आज अपने घर के लोगों के कितने होंगे, 4-5 होंगे, अगर अपने 100 लोग हायर करते हैं तो वो अपने 100 कंधे हो जाएंगे, 100 कंधों के बराबर हो जाएंगे, तो वो ज़्यादा बेटर मुझे लगता है कि आज है ना 4 लोग तो 4 बिजनेस करना ज़्यादा बेटर है, नहीं कि एक कंपनी में जुड़े रहना ज़्यादा बेटर है, मेरे हिसाब से ऐसा है। तो क्या आज ब्रांड मधुप्रिया में मैनेजमेंट का कितना सहयोग रहा होगा आपको? मैनेजमेंट का सहयोग मतलब कैसे मैनेजमेंट का सहयोग? जैसे कि आज आपकी टीम का कितना सहयोग मानते हो? टीम का आज हम लोग जहाँ पे 20 साल अभी हमने पूरे किए, 25 फरवरी 2022 में अभी हमने 20 साल पूरे किए, और शुरू से लेके अभी तक पूरा सफ़र अकेले निकाला है। अकेला मतलब टीम के साथ, टीम के मेंबर के साथ की वजह से ये सब हो पाया है, और उनका 100% सहयोग रहा हमेशा। जी विनोद जी है ना, आज सूरत की मंडी को यदि अपना देखें तो हमेशा यही लोग, एक ही चीज़ आती है हर एक इंटरव्यू में, यदि अपना देखते हैं बहुत से लोगों के इंटरव्यू लिए, लेकिन एक मुद्दा तो फिक्स रहता है जीआर और पेमेंट का। जी, ये सबसे बड़ी हमारे टेक्सटाइल में समस्या ना हो ना, तो विनोद जी मधुप्रिया प्राइवेट लिमिटेड के ओनर जीआर और पेमेंट को किस प्रकार देखते हैं, इस समस्या को किस प्रकार देखते हैं? देखो ये समस्या अगर ये हम हल नहीं करेंगे तो ये इंडस्ट्री को बहुत बड़ा नुकसान होगा आगे जाके। तो अगर सब लोगों को इसको समझना होगा और इसके बारे में आगे बढ़ना होगा। देखो जीआर की समस्या के लिए हम लोग ऐसा करते हैं, कभी भी किसी का जीआर आता है तो पार्टी से बात करते हैं कि तुमने जीआर क्यों किया है। पार्टी को कंपल्सरी इसका जवाब देना पड़ता है कि मैंने इस वजह से जीआर किया है। तो एटलीस्ट अगली बार से वो व्यापारी सोचता है कि यार बोला है अभी जैसे हम जीआर करेंगे इनका फोन आएगा कि हमने जीआर क्यों किया, उसका रीजन बताना पड़ेगा, तो इससे जीआर कंट्रोल में आ सकता है। ये हमने प्रैक्टिकल फेस किया है। और पेमेंट का सवाल ऐसा है कि अगर हर व्यापारी सूरत का, अगर जैसे हम जो करते हैं वो बता रहा हूँ, अपने जो भी सेल्स ऑर्डर बनते हैं उसके साथ पार्टी का जो बकाया रकम है वो कितने दिनों से बकाया है वो, और कितना उसका पेमेंट के डेज हैं, वो ध्यान में रख करके उसका माल भेजेगा ना तो किसी गलत व्यापारी को माल नहीं मिलेगा कभी भी, और पेमेंट अपने आप लाइन पे आ जाएगा। और दूसरी चीज़ है ना, सबसे ज़्यादा सब लोग हमेशा बोलते हैं एजेंट हो या आड़तीय हो या फिर बाहर के व्यापारी हो, कभी भी पेमेंट की मुद्दे पर यदि चर्चा होती है ना
तो हमेशा व्यापारियों के ऊपर ये बात होती है कि सूरत के व्यापारी ओवर प्रोडक्शन के लिए हमेशा ये जितना भी, जैसे आज जीआर की समस्या हो या पेमेंट की समस्या हो, ये सूरत के व्यापारियों की ही सबसे बड़ी समस्या है, ओवर प्रोडक्शन। आप अपनी एक जैसे आज नामी ब्रांड होने के नाते आप इसको कैसे देखते हो? ये लोग बार बार आपके ऊपर ये कहते हैं कि भाई सूरत के व्यापारी ओवर प्रोडक्शन के चक्कर में पेमेंट और जीआर की समस्या को जो भी ये बोलते हैं 100% सही बोलते हैं, और इसके लिए खुद हम लोग व्यापारी लोग जिम्मेदार हैं। हम लोग 100 के सामने 150 का माल प्रोडक्शन करते हैं, डिमांड 100 की होती है, 150 का माल प्रोडक्शन करते हैं। जिस दिन हमने प्रोडक्शन कम कर दिया ना, किसी भी गलत व्यापारी को जो 6 महीने से 8 महीने से 12 महीने से पेमेंट देता है ना, उसको माल नहीं मिलेगा, वो अपने आप टाइम पे पैसा देगा। हम लोग माल इतना ज़्यादा भर के रखते हैं हमारे पास में कि हमको ये लगता है कि सर पे पड़ा है हमारा माल, इससे अच्छा तो कस्टमर को दे दो, पैसा आएगा 6 महीने बाद आएगा तो सही। वही एक वजह है, ओवर प्रोडक्शन की वजह से ऐसा होता है, और सबसे बड़ा मुद्दा ही ओवर प्रोडक्शन है। और जो ये लोग बोलते हैं कि ये सूरत के व्यापारी जिम्मेदार है, तो मैं एग्री करता हूँ, 100% सूरत के व्यापारी जिम्मेदार है इसके लिए। इस समस्या का क्या हल हो सकता है? सिंपल इसका हल है, इस समस्या के लिए तो एक ही हल है कि अपने आप को फिट रखना है। जैसे हम अपने आप को फिट रखना चाहते हैं, वैसे हमें हमारे बिजनेस को फिट करना है, हल्का रखना है, स्टॉक से हल्का रखना है, उसको प्रोडक्शन से एकदम हल्का रखना है। जितनी डिमांड है उससे कम ही बनाना माल, हमेशा ज़्यादा नहीं बनाना, नहीं करनी है 200 करोड़ की सेल, हमको जितनी करनी है उतनी करनी है। ये चक्कर में नहीं जाना कि 500 करोड़ 200 करोड़ 400 करोड़, जितनी करनी है उतनी करनी है। अपने आप को हल्का रखना है, डिमांड क्रिएट करनी है, मतलब ज़बरदस्ती ठूसना नहीं है कस्टमर के पास माल। एक चीज़ है ना विनोद जी, अभी एक चीज़ नई कपड़ा बाजार में हमने देखी कि मार्केट में स्कीम का जो खेल चलता है, स्कीम कि भाई आप इतने सेट बेचोगे हम आपको ये देंगे, हाँ आप ये चीज़ रखो तो आपको हम इतना बड़ा देंगे। तो ये चीज़ से कितना व्यापार को बूस्टअप मिलता है, या फिर इससे कुछ इंडस्ट्रीज़ को नुकसान होगा? दोनों तरह की चीज़ें। हाँ। स्कीम कुछ टाइम के लिए ज़रूरी भी है, और अगर आप 12 महीने स्कीम दो तो वो गलत भी है। लेकिन क्या है, अब अगेन वही बात आती है कि स्कीम क्यों देनी पड़ती है। माल ज़्यादा बना लेते हैं, माल बिकता नहीं है, तो बोला कैसे भी इस माल को धकेलो आगे, तो स्कीम दो, ये दो वो दो, सब दिया जाते हैं ताकि हमारा माल मंडी में घुस जाए, और फिर पेमेंट तो जैसा आना है वैसा आना ही है। तो स्कीम अच्छा रोल प्ले कर सकता है, लेकिन एक कैलकुलेटेड प्लानिंग के थ्रू, मतलब ऐसा नहीं कि कभी भी आपने स्कीम बांट दी, कोई भी टाइम स्कीम दे दी, वो नहीं चलेगा। स्कीम अपनी मर्जी से देनी चाहिए, न कि माल के बढ़ाव की वजह देनी चाहिए। जी क्या कहेंगे विनोद जी, क्योंकि आपकी जनरेशन के आज युवा बहुत से लोग हैं, उनको क्या संदेश देना चाहोगे? जो नई जनरेशन आज इस व्यापार की ओर अग्रसर है, वो आज नहीं तो कल इस व्यापार में आएगी, ठीक है ना, तो उनको क्या संदेश देना चाहोगे? जी, नई जनरेशन के तो मेरा संदेश ये रहेगा कि जितना ज़्यादा वो हो सके, तो जैसे मान लो कोई कॉलेज में पढ़ रहा है या स्कूल में पढ़ रहा है, वो इस बिजनेस से डायरेक्ट जुड़ने से अच्छा है कि 2-3-4 साल तक कहीं बाहर कुछ जॉब देखे, कोई काम देखे, दूसरी दुनिया देखे। क्योंकि यहाँ पे वो आके बैठेगा ना, तो उसको जो पेशेंस हम लोगों ने रखा हुआ है, वो पेशेंस उसके पास रह नहीं पाएगा। तो इससे बेटर थोड़ा वो बाहर की दुनिया देखे, फिर आए, फिर वो जो काम करेगा वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगा। जी क्या संदेश देना चाहोगे सूरत की इंडस्ट्रीज से जुड़े सभी लोगों को, और आने वाला कल कैसा रहेगा? जी, सूरत की इंडस्ट्रीज के लिए देखो, मैं संदेश देने के लिए बहुत बड़ा नहीं हूँ, मैं सबसे छोटा हूँ, मतलब पूरी इंडस्ट्री में, मतलब ऐसा मेरे को लगता है खुद को। तो फिर भी मैं मेरी तरफ से जो मुझे सही लगता है, जो मैं अप्लाई कर रहा हूँ, वो बोलना चाहता हूँ कि खुद को फिट रखो, हेल्थ इज़ वेल्थ, सबसे पहला ज़रूरी काम तो ये है। दूसरा ज़रूरी काम है, जैसे खुद को फिट रख रहे हो, हेल्थ को फिट रख रहे हो, अपना वजन हल्का रख रहे हो, उसी तरह से व्यापार को भी हल्का रखो, प्रोडक्शन एकदम कम रखो, जितना ज़रूरत है उससे कम रखो। कोई व्यापारी आपका पेमेंट लेट नहीं करेगा, कोई व्यापारी आपका जियान नहीं करेगा। ये हम सबको अप्लाई करना है और मिलकर अप्लाई करना है, मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे विनोद जी अग्रवाल, जो मधुप्रिया फैशन प्राइवेट लिमिटेड के ओनर थे, जिन्होंने एक साफ तौर पे संदेश दिया कि जैसे आप अपने आप को फिट रख रहे हो ना, वैसे अपने व्यापार को भी फिट रखिए। आज की इस खास रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए टेक्सटाइल टाइम्स। नमस्कार।